नाजरीन RNA की इस लाइव नशरियात में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान सईद मुबशिर रफ़ाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम फेस टू फेस का आज का शुमार। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों के बारे में बात करेंगे और हमारी जो गुफ्तगू का तनाजुर रहेगा, जो महवर रहेगा, वो इस यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों के बारे में हम कश्मीर के तनाजुर में बात करेंगे। तो प्रोग्राम के आज की शुमारी के लिए हमने जिस मेहमान को दावत दी है, मैं उनका तारुफ कराई देता हूँ। हमारे आज के मेहमान रहेंगे इग्नू के रीजनल डायरेक्टर कश्मीर डॉक्टर शहनवाज मुख्तार साहब। हम उनका खैर मकदम करेंगे प्रोग्राम में। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुबशिर साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम फेस टू फेस के आज की शुमारी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका इस दावत के लिए। जी डॉक्टर साहब, हमने आज ये मुनासिब समझा कि चनाचा अब एडमिशन्स का वक्त होने लगा है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स होने लगे हैं, तो मुनासिब समझा जी हमने कि आपके जो तालिब इल्म हैं यूनिवर्सिटी के, जो यहाँ से तालीम हासिल करते हैं या जो ख्वाहिशमंद हैं आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, तो उनकी सहूलत के लिए आज का हमारा ये प्रोग्राम होगा। उन तक कुछ जानकारी पहुँचाएंगे और इसके अलावा यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज ऑफर करती है उसके बारे में भी बात होगी और एडमिशन्स का जो तरीक़ाकार रहता है हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, आज का मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज ही मेरी मालूमात में एक इजाफा हुआ इग्नो को लेकर कि इग्नो ने कश्मीरी को एक सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले उसी बारे में बात करेंगे, क्या है ये, इस बारे में आप वजाहत करें। जी, आपने बहुत अच्छी बात से शुरुआत की कि जहाँ तक कश्मीरी लैंग्वेज का सवाल है, कश्मीरी ज़ुबान का सवाल है, तो इग्नो ने बहुत से कोर्सेज़ ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि आजकल के हालात के हिसाब से, आजकल के एजुकेशनल माहौल के हिसाब से, एजुकेशन एनवायरनमेंट का जिसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से बहुत सी चीज़ों को अब रिव्यू कर रहे हैं, नए तरीके से स्टूडेंट्स तक ला रहे हैं। तो उसमें जी एक बहुत बड़ी पहल जो इग्नो ने की है वो इस हवाले से कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है उन पर फोकस करना, रीजनल लैंग्वेजेस के थ्रू जो एजुकेशन है वो जी स्टूडेंट्स तक, वो लर्नर्स तक पहुंचाना। तो जिसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमने कश्मीरी को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जी इससे पहले भी मॉडर्न जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम स्टूडेंट को जो लैंग्वेजेस है वो ऑफर करते हैं, तो उसमें कश्मीरी नहीं था। तो वो पहल इग्नो ने की है। तो इग्नो ने कश्मीरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। तो अब जी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एक स्टूडेंट इंडियन लैंग्वेजेस में कश्मीरी को भी पढ़ सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब, एक जी तो हो गया कि ये मजमून के तौर पर एक सब्जेक्ट रहेगा ये कश्मीरी। क्या इसके अलावा कश्मीरी जुबान में भी यानी मीडियम ऑफ लर्निंग भी रहेगा कश्मीरी, या फिर ये एक सिर्फ मजमून ही रहेगा? नहीं, अभी फिलहाल तो एज ए लैंग्वेज, एज ए मजमून रहेगा। तो जी जो मीडियम आप कह रहे हैं, मीडियम तो कश्मीरी नहीं रहेगा। मीडियम तो इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जी तो उनके लिए इंग्लिश ही मीडियम रहता है। लेकिन कश्मीरी भी इंडियन लैंग्वेजेस में हमने इंट्रोड्यूस किया। जो 18 इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है, उसमें कश्मीरी को भी एज ए लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया है। जी जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स का वक्त आने लगा है, तो क्या तैयारियां हैं यूनिवर्सिटी और किस तरह से एडमिशन्स होते हैं? जी, मैं ये बताता चलूँ कि जो एडमिशन ऑलरेडी जो हमारा जनवरी 2023 का जो सेशन है वो शुरू हो गया है। वो फर्स्ट जनवरी से हमने एडमिशन शुरू किया है। तो जैसे आपको पता होगा, हमारे नाज़रीन को भी पता है जी कि इग्नो का एक सेटअप है, एक कैलेंडर है जिसके हिसाब से जो भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है वो होती है, चाहे वो एडमिशन्स के हवाले से है या एग्जामिनेशन के हवाले से है।
एडमिशन का जो सेशन हमारा होता है वो जनवरी और जुलाई का सेशन होता है। तो जनवरी सेशन के लिए जो एडमिशन है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, तो जिसमें अभी हमारा एडमिशन चल रहा है, हर एक प्रोग्राम के लिए एडमिशन चल रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि 300 से ज़्यादा हमारे जो प्रोग्राम्स जो इग्नू ऑफ़र करता है, जिसमें 100 से ज़्यादा हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स हैं, उन जी सभी का एडमिशन हमने शुरू किया है। अ, अब पहले ये होता था कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हुआ करते थे जो कि इग्नू हेडक्वार्टर ऑफ़र करता था, यानी कि जो हमारा न्यू दिल्ली में जो हमारा मेन कैंपस है वो ऑफ़र करता था, लेकिन जी वो रीजनल सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं हुआ करता था। यानी कि हम्म, कुछ प्रोग्राम थे जो हम रीजनल सेंटर्स के थ्रू सिर्फ हेडक्वार्टर अपने पे ही मिलता स्टूडेंट्स लर्नर्स तक पहुँचाते थे। लेकिन है। जी अब वो जो है उसमें भी हमने चेंज लाया है, जितने भी प्रोग्राम इग्नू न्यू दिल्ली ऑफ़र करता है, वो सभी प्रोग्राम्स कोई भी स्टूडेंट या लर्नर वो उनको ले सकता है किसी भी रीजनल सेंटर के अंदर। जैसे इग्नू जी रीजनल सेंटर श्रीनगर की आपने बात करी, कोई भी स्टूडेंट चाहे कोई भी कोर्स हो, जो कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस 2023 का जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है, जितने भी प्रोग्राम उसमें अवेलेबल है, कोई भी स्टूडेंट चाहे तो रीजनल सेंटर श्रीनगर से कोई भी प्रोग्राम ऑप्ट कर सकता है। तो जी दूसरी बात मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है, वो कंप्लीटली हम्म, ऑनलाइन है। जी यानी कि कोई स्टूडेंट कहीं पर भी एडमिशन ले सकता है। ऑनलाइन सब प्रोसेस है, चाहे वो फॉर्म सबमिट करना है, चाहे वो फ़ी डिपॉज़िट करना है, चाहे वो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, तो पूरा ये जो प्रोसेस है, ये ऑनलाइन है। तो जी स्टूडेंट को घर बैठे ही वो अपना एडमिशन कर सकता है, फ़ी पेमेंट कर सकता है, तो उसका एडमिशन हो सकता है। तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक बात अपने नाज़रीन के लिए कहूँगा, अपने स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए जो इग्नू से पढ़ाई हासिल करना चाहते हैं, मैं ये कहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे लर्नर्स हमारे ऐसे हैं, जो एडमिशन करते हैं, लेकिन एडमिशन करते हैं कुछ साइबर कैफ़े शॉप्स के थ्रू। कुछ जो जी हमारे इंटरनेट कैफ़ेज़ है या साइबर कैफ़ेज़ है या फ़ोटो स्ट्रीट शॉप्स है, तो वो जी उनके थ्रू करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सभी जो लर्नर्स हैं वो लिटरेट नहीं है, या वो इंटरनेट सेवी नहीं है, या उनको इंटरनेट के बारे में उतनी इल्मियत नहीं है। लेकिन अब उसमें मसला क्या ये होता है, मसला उसमें ये होता है, जिन जगहों से वो फॉर्म सबमिट करते हैं एडमिशन के लिए, वहाँ जी पर वो अपनी डिटेल्स दे देते हैं। वो फूड स्टेट शॉप्स या जी साइबर जी जी कैफ़े शॉप्स अपनी डिटेल्स देती हैं। यानी अगर कि ईमेल एड्रेस हमें देना हो या फ़ोन नंबर डिस्टेंस देना हो तो वो अपना देते हैं। एग्ज़ैक्टली, जी, डिस्टेंस लर्निंग में हमें स्टूडेंट के साथ कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है। हम टाइमली उसको जी, कम्युनिकेट करते रहते हैं, उसके काउंसलिंग के बारे में, उसके असाइनमेंट्स के बारे में, उसके प्रैक्टिकल्स के बारे में, उसके एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो अब जब हम वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक ही साइबर कैफ़े शॉप की होती है, तो जो फिर टाइमली उस बच्चे तक नहीं पहुँच पाती है, उस लर्नर तक नहीं पहुँच पाती है। तो जिस वजह जी, से तो वो काफ़ी उसमें उसमें प्रॉब्लम्स भी होती है कि जब लर्नर को टाइम पे पता नहीं चलता है कि असाइनमेंट कब सबमिट करना है, एग्ज़ामिनेशन का डेट आ गया है या प्रैक्टिकल्स हमने स्टार्ट किया है, तो उसमें जी, जो लर्नर हमारा है, जो हमारा तालिब इल्म होता है, तो उसको एट टाइम्स प्रॉब्लम्स हो जाती है। जी। जी। तो यानी आपका ये कहना है कि जो बच्चे ख़्वाहिशमंद हैं एडमिशन्स लेने के, उनको चाहिए कि या तो वो खुद अपना फ़ॉर्म भरें, दाखिल करें ऑनलाइन और अगर उनको रसाई नहीं है इंटरनेट तक और अगर वो किसी दूसरी जगह से कर रहे हैं, तो वो वा उस वक़्त वहीं पर बैठे, उनके साथ बैठे जो उनका डिटेल्स अपलोड कर रहा है और अपनी डिटेल्स दें, अपना ईमेल एड्रेस दें या अपना फ़ोन नंबर दें ताकि उनको वक़्त-वक़्त पर जो है मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके। डॉक्टर साहब आपने जी, जो बिल्कुल। एडमिशन्स की बात की, देखिए जब हम एडमिशन्स करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी कैपेसिटी होती है स्टूडेंट्स के इनटेक की। जी। इग्नो एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसका क्या तरीक़ाकार या क्या लाहेअमल रहता है? क्या इसका भी कोई लिमिटेड इनटेक होता है स्टूडेंट्स का या इसमें अनलिमिटेड स्टूडेंट्स जा सकते हैं? देखिए, मैं इग्नू की जब बात करता हूँ, इग्नू के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जी, इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू 1985 में जो वजूद में आई। तो इग्नू का एक मैंडेट था कि
उन जगहों तक एजुकेशन को पहुँचाए, जिन जगहों या जिन इलाकों में एजुकेशन जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वो नहीं पहुँच पाती है, उन सेक्शंस या उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक एजुकेशन पहुँचाए, जो बहुत सारी वजूहात की वजह से एजुकेशन से दूर रहते हैं। चाहे वो जी, ज्योग्राफियाई हालात हो, चाहे वो सोशल या और कोई ऐसे लिमिटेशंस हो कि कोई जॉब की वजह से, कोई बहुत घर सारी गृहस्थी की वजूहात थी। वजह से या बाकी जो भी वजूहात है उनकी वजह से एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता। तो इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एजुकेशन को उन घरों तक पहुँचाती है, उन लोगों तक पहुँचाती है, उन इलाकों तक पहुँचाती है, जहाँ पर कन्वेंशनल एजुकेशन का सेटअप नहीं है। मैं जी, कश्मीर के हवाले से ये भी कहूँ कि हमारा जो मैक्सिमम जो हमारे लर्नर्स है, वो एक आम स्टूडेंट है जो 12th के बाद इग्नू को ही प्रेफ़र करता है या जो ग्रेजुएशन के बाद इग्नू को ही प्रेफ़र करता है। चाहे वो प्रोग्राम की वजह से है कि वो प्रोग्राम हमारी जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है या पढ़ाया नहीं जाता है या वहाँ पर ऑफ़र नहीं होता है या इस तरीके का जो सेटअप है वो उनके हिसाब से ठीक रहता है। तो उन वजूहात की वजह से इग्नू का जो रोल है, इग्नू जी, की जो एजुकेशन पहुँचाने का जो मैकेनिज़्म है, वो इस तरीके से हमारा मानना ये है कि हम कन्वेंशनल एजुकेशन को या जो कन्वेंशनल सेटअप है एजुकेशन का, उस पर ये नहीं छोड़ सकते हैं कि वो कब तक सभी तक एजुकेशन पहुँचाए। तो हम अपनी एजुकेशन को इग्नू एजुकेशन को लर्नर्स तक पहुँचाने की कोशिश करता है, लर्नर्स के डोर स्टेप्स तक पहुँचाने की कोशिश करता है और उस कोशिश में जो प्रोग्राम्स हैं, हमने उन प्रोग्राम्स में मैक्सिमम प्रोग्राम्स में हमने कोई अपर लिमिट नहीं रखा है, कोई कोई जी। फिक्स्ड सीट कैपेसिटी नहीं रखा है। तो हुँ, जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं, वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, अपने एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हमारा जो लर्नर है, इग्नू का जो लर्नर है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी भी है, वो एक बिज़नेसमैन भी है, वो एक आम स्टूडेंट भी है, वो एक घर में हमारी माँ-बहन भी है, वो एक ऐसे इलाके में रहने वाला इंसान है जिस तक एजुकेशन पहुँचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो इस हवाले से हम जो एजुकेशन की जो जो डिफरेंट प्रोग्राम्स की जो लिमिटेशंस है, तो जी। उन लिमिटेशंस को हमने नहीं रखा है। हाँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें मैक्सिमम कैपेसिटी है या जिनमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। लाइक अ, अगर हम बीएड की बात करते हैं, उसमें हमारा जी, सीट लिमिटेशन होता है, पीएचडी प्रोग्राम है, उसमें हमारा सीट लिमिटेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो है, उनमें कोई अपर लिमिट नहीं है। उनमें तो इसका फिक्स्ड सीट्स नहीं है, तो जितने भी स्टूडेंट चाहे वो प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब क्या इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एज में कोई भी शख्स किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन कर सकता है? एज का भी कोई लिमिट नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं यहाँ पर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं जी, बेसिकली एक प्रोफ़ेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का, तो मैंने 10 साल कश्मीर यूनिवर्सिटी में दिए, तो 10 साल के बाद अब मैं एज़ रीजनल डायरेक्टर आया हूँ, तो मुझे 5-6 महीने हो गए एज़ रीजनल डायरेक्टर काम करते हुए। तो जी, मैं आपको बताऊँ एक एक्सपीरियंस मुझे जो इग्नू की जो तालीम का, इग्नू की जो सेटअप का ऐसा हुआ है, मैंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स का दौरा किया है कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, बहुत सारी जगहों पर। मैंने देखा है डीसी साहिबान एग्ज़ाम दे रहे थे। मैंने देखा है कुछ ऐसे हमारे लर्नर्स थे जो कि रिटायरमेंट के एज पर थे, लेकिन उनको इग्नू के प्रोग्राम्स इतने अच्छे लगे, इग्नू का जो स्टडी मटीरियल है उतना अच्छा लगा, इग्नू के जो प्रोग्राम जो नए लॉन्च हुए हुए हमारे उतने अच्छे लगे, तो उन्होंने रिटायरमेंट की एज पर भी जी। ऐसे प्रोग्राम्स करना, ऐसे प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना मैं ऐसा कहूँगा बहुत सारे हमारे लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 प्रोग्राम, 4 प्रोग्राम तक इग्नू से किए हैं। तो मेरे कहने का मकसद है इग्नू ने उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, उस तरीके का सेटअप रखा है, जिसमें कोई भी किसी भी एज पर किसी भी वी डोंट हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं एज के बेसिस पर,
रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, जी, जगह के जी। बेसिस पर, तो हमने अपना जो एजुकेशन है हर एक के लिए अवेलेबल रखा है। जी। तो यानी जिस किसी को किसी भी उम्र में शौक हो तालीम हासिल करने का, तो जी। यानी अगर एक अच्छी खासी उम्र में तालीम हासिल करने का भी शौक पैदा हो तो इग्नो उसके लिए दरवाजे खुले हैं इग्नो के। डॉक्टर साहब, जब बिल्कुल। आपने कहा कि कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट्स के इनटेक का, तो जी। आप क्या समझते हैं कि इग्नो के स्टडी सेंटर्स कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, क्या वो काफ़ी हैं इतने स्टूडेंट्स के लिए? एक तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके बहुत सारे एडमिशन्स दूर-दराज इलाकों से भी आते होंगे, पहाड़ी इलाकों से या पसमानदा इलाकों से, तो क्या उनके लिए स्टडी सेंटर्स का क्या इंतज़ाम है? क्योंकि जो हमारी नॉलेज में बात आई है स्टडी सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर के आसपास ही हैं, दूर-दराज इलाकों जी। में नहीं है, तो उनके लिए क्या इंतज़ामात किए जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की स्टडी सेंटर्स के हवाले से। मैं आपको ये बताता चलूँ, 35 लाख के करीब इस साल जो हमारा एडमिशन 2022 का जो एडमिशन साइकिल था, 35 लाख के करीब हमारे जो लर्नर्स थे, जो इग्नू से जुड़े थे 2022 के एडमिशन साइकिल में, जो कि जनवरी और जुलाई का एडमिशन साइकिल था। तो हुँ, हुँ। उसमें लगभग हमारे पास अगर ऑल ओवर इंडिया हम स्टडी सेंटर्स की बात करें तो वो जी, ऑल ओवर इंडिया अगर स्टडी सेंटर्स की हम बात करें तो अ, 2100 से ज़्यादा, लग 2000 से ज़्यादा हमारे स्टडी सेंटर्स हैं। 56 हमारे रीजनल सेंटर्स हैं। तो अब मैं अगर कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में जी, जो इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर जो है, ये कश्मीर रीजन को और लद्दाख रीजन को देखता है। यानी जी, कि कश्मीर रीजन और लद्दाख रीजन जो है, जितने भी स्टडी सेंटर्स हैं वो इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर के अंदर में आते हैं, जिसमें हमारे पास 46 स्टडी सेंटर्स हैं। इन जी, 46 स्टडी सेंटर्स को हम ये जो स्टडी सेंटर्स है, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में हमारे हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है, ये जो मेडिकल कॉलेजेस है उनमें हमारे स्टडी सेंटर्स है। मैक्सिमम स्टडी सेंटर्स जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में, उसमें हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक स्टडी सेंटर हो। चाहे वो हम कुपवारा की बात करें, कुपवारा में हमारे कुछ स्टडी सेंटर्स हैं। दूर दराज इलाकों की हम बात करें, लाइक हम साउथ कश्मीर में, चाहे वो अनंतनाग है, चाहे वो कुलगाम है, चाहे वो शुपियन है, हम लद्दाख में लेह की बात करें, करगिल की बात करें, हम टंगदार की बात करें, तो हर जगह पर हमारा जो स्टडी सेंटर है वो मौजूद है। जैसे मैंने कहा, हम बच्चे को हम स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए हमने स्टडी सेंटर्स उनके डोर स्टेप्स तक, डोर स्टेप्स के पास रखे हैं, उनके घर के पास रखे हैं। जी, इसमें एक चीज़ हमने जो हमारा एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 का हुआ, इसमें हमने, जैसे आपने बात करी कि बहुत सारे बच्चे जो है उनको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या तालीम हासिल करने के लिहाज से मे बी उनको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। तो इस सिलसिले में हमने एग्जामिनेशन के हवाले से कुछ नए एग्जामिनेशन सेंटर्स भी सेटअप किए। जैसे इस बार हमने उरी में एक एग्जामिनेशन सेंटर सेटअप किया था। हमने इस जी, बार कंगडार में एक एग्जामिनेशन सेंटर सेटअप किया था। हमने साउथ कश्मीर में बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को घर के आसपास ही, चाहे वो एग्जामिनेशन सेंटर है, स्टडी सेंटर है। मेरे पास अभी 50 प्रपोजल्स ऐसे हैं जो कि नए स्टडी सेंटर्स को कायम में लाने के लिए है। तो जी, कोशिश यही है कि जिन जगहों पर, जिन इलाकों में स्टडी सेंटर नहीं है, तो वहाँ पर भी हम सेटअप करें। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि जो एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हुँ, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, लैब बेस्ड रिक्वायरमेंट है, वो उस स्टडी सेंटर पे या उस डिग्री कॉलेज में है कि नहीं, तभी हम वो जो स्टडी सेंटर बनाने का जो प्रोसेस है, उस कॉलेज के लिए स्टार्ट करते हैं और वो हम वहाँ पर स्टडी सेंटर एस्टैब्लिश करते हैं। जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात कही आपने। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की तादाद या नंबर उसको बढ़ाना, ये चलिए एग्ज़ामिनेशंस के अय्याम जो हों उन दिनों में उसका इंतज़ाम किया जा सकता है किसी भी जगह पर। लेकिन स्टडी सेंटर्स के नंबर को बढ़ाना मुझे लगता है आप भी समझते हैं कि ज़रूरी है इन स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो
यूनिवर्सिटी के अमले के साथ राबिते में रह सकें, उनको असाइनमेंट सबमिट करनी है या कोई और इंफॉर्मेशन लेनी है या देनी है, तो स्टडी सेंटर्स का एक बुनियादी रोल बनता है। फिलहाल डॉक्टर साहब, जी जब अब हम एडमिशंस और यूजी या पीजी कोर्सेज की जब बात करते हैं, तो जो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 जो है, एनईपी 2020, क्या इग्नो ने उसको अडॉप्ट किया है? यानी क्या अगर जैसे उसमें एक मत ये भी है कि अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट डिग्री कोर्स कर रहा है, उसने 1 साल किया, उसके बाद 2 साल कहीं बिजी हो गया और तीसरे साल वो कंटिन्यू कर सकता है अपना सेकेंड ईयर, तो क्या इस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की है इग्नो ने? जी, मैं आपने बहुत अच्छी बात की कि एनईपी के हवाले से इग्नू ने बहुत सारी जो एनईपी की रिकमेंडेशंस है वो ऑलरेडी अपने सेटअप में, अपने एजुकेशनल जो सेटअप है उसमें ऑलरेडी वो इनकॉर्पोरेट की है, और नए भी जो रिकमेंडेशंस है, बहुत सारी रिकमेंडेशंस पे काम हो रहा है। जैसे अभी रीजनल लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे, वो भी एक रिकमेंडेशन, वो भी एनईपी की जो रिकमेंडेशंस थी उन पे भी हम और काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे पहले आपने कहा कि बहुत सारी रिकमेंडेशंस ऐसी है जो ऑलरेडी इग्नू के सेटअप में है। जैसे आपने कहा कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो कोर्सेज है उसमें जैसे पहले साल अगर बच्चा 1 साल का कोर्स कंप्लीट करता है तो उसको हम सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री दे देते हैं। तो अगर वो कंटिन्यू एजुकेशन करना चाहता है तो उसको हम डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दे देते हैं, और अगर वो तीसरे साल कंटिन्यू करता है तो उसको डिग्री हम अवार्ड करते हैं। तो और इसी अगर इस तरीके बीच में से अगर ब्रेक भी आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी, हाँ, हमारा हमारा एक ऐसा सेटअप है जिसमें हम जो क्रेडिट वैल्यू जो बच्चे ने अर्न किया होगा, जैसे हमारे कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, उसमें जितने क्रेडिट्स एक बच्चे ने ऑलरेडी जो उसने अर्न किए हैं, उसने कंप्लीट किए हैं, अगर वो मास्टर्स डिग्री के लिए जाना चाहता है, तो हम जी उसको वो क्रेडिट्स उनका फ़ायदा उसको दे देते हैं, उसको 1 साल में ही डिग्री कंप्लीट वो कर सकता है। तो उस जी तरीके का भी प्रोविज़न है। यानी कि क्रेडिट ट्रांसफ़र भी हमने रखा है, अगर वो जितने उसने क्रेडिट्स अर्न किए हैं, जितने उसने कोर्सेज़ कंप्लीट किए हैं, तो वो उसको सेव रहते हैं। अगर वो एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता है और कोई डिग्री करना चाहता है, मे बी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहता है, ये मास्टर्स डिग्री करना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद, तो उसको उसका फ़ायदा मिलेगा। इसी जी तरीके से जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की जो आपने बात की, वो इग्नू ने ऑलरेडी अपने सेटअप में वो रखा है। अ, जी इसी तरीके से जैसे वोकेशनल एजुकेशन की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो उसके हवाले से भी एनईपी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च भी किए हैं। एनईपी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें रिसोर्स शेयरिंग की एक अहम बात की गई है। जो किसी भी यूनिवर्सिटी के पास जो रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज को लर्नर्स तक पहुंचाना, उसमें मैं ये आपकी वसादत से अपने लर्नर्स तक, अपने नाजरीन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि इग्नू ने अपनी एक रिपोजिटरी रखी है जिसको हम ई ज्ञान कोश के नाम से जानते हैं। तो जी विज्ञान कोश एक ऐसी रिपॉजिटरी है जिसमें हमने लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस रखे हैं, जिसमें हमने जो अपना स्टडी मटेरियल है जिसके लिए इग्नू जाना जाता है, जो कि हमारा स्टडी मटेरियल जो एक्सपर्ट्स है डिफरेंट एरियाज में वो प्रिपेयर करते हैं, लीडिंग एक्सपर्ट्स है वो प्रिपेयर करते हैं। तो वो स्टडी मटेरियल जो हमने इस विज्ञान कोश के थ्रू रखा है, वो ये कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो कन्वेंशनल सेटअप में एजुकेशन हासिल करता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के में एजुकेशन हासिल करता है, या ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करता है, तो वो उन रिपोजिटरीज तक पहुंच सकता है। उन लाइव जो रिकॉर्डेड फेसबुक लाइव सेशंस है वो उसमें देख सकता है, या जो यूट्यूब हमारे वीडियोस, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट कोर्सेज और डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने बनाए हैं, वो हमने इजी एक्सेसिबल रखे हैं किसी भी लर्नर के लिए। हमारा स्टडी मटेरियल अभी तक लाखों लोगों ने उसमें खाली डिस्टेंस लर्नर्स ही नहीं, जो कन्वेंशनल एजुकेशन हासिल करते हैं उन्होंने भी डाउनलोड किया है। 28 लाख के करीब अभी तक हमारा जो स्टडी मटेरियल है, इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है, वो ऑलरेडी डाउनलोड किया है लर्नर्स ने पूरे 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 जी मुल्क में, पूरी कंट्री में। जी जी जी।
तो डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स का एक और इंटरेस्ट रहता है खासकर यूजी लेवल पे कि वो अपनी चॉइस के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करें। तो अभी तक जी, जो यूनिवर्सिटीज का जो लाहेअमल और तरीक़ेकार था, तो वो वहाँ पर एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन मिलता था स्टूडेंट्स को। 5 सब्जेक्ट लेने हैं तो उसका एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन एनईपी में ये भी बात भी कही गई है कि कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है और कॉम्बिनेशन अपनी चॉइस का बना सकता है। तो क्या इग्नू की यूजी कोर्सेज में ये फैसिलिटी या इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है? जी, बहुत सारे कोर्सेज़ यूजी लेवल पे हमारे ऐसे हैं जिसमें हमने जो कोर्स सिलेक्शन की जो चॉइसेस है वो हमने रखी है। तो जितने भी हमारे यूजी लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें हम ये चॉइस बच्चे को दे देते हैं कि वो अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहता है तो उसको वो जो सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो चॉइस है वो मिलती है। इवन हमने ये भी एक प्रोविज़न रखा है इसमें कि लेटर ऑन अगर वो कोई कोर्स चेंज करना चाहता है, तो लाइक से जी, फॉर एग्जांपल पहले साल उसने कुछ कोर्सेज़ लिए थे, तो दूसरे साल में उसको लगता है कि मैं कोई और कोर्स ऑप्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जी, कुछ नॉमिनल फ़ी हमने रखा है। वो इलेक्टिव चूज़ करने का, वो इलेक्टिव जो फ़ीस है वो पेमेंट करके तो वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है अपने तरीके से। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी, वो प्रोविज़न भी हमने अपने यूजी लेवल के कोर्सेज़ में रखा है। जी। जी। तो डॉक्टर साहब, यूजी कोर्सेज या पीजी कोर्सेज के लिए जो एग्जामिनेशंस के पैटर्न्स रहते हैं वो सेमेस्टर बेस्ड रहते हैं। आमतौर पर जो हमने देखा है वो सभी यूनिवर्सिटियों में यानी 6-6 महीने के बाद का एक सेमेस्टर होता है। इग्नू में जी। क्या पैटर्न रहता है? एग्जामिनेशंस किस तरह होते हैं? क्या यहाँ भी 6 महीने का सेमेस्टर है या फिर 1 साल में 1 एग्जामिनेशंस हो? जैसे मैंने कहा एग्ज़ामिनेशन के हवाले से हमारा ऐसा एक मैकेनिज़्म है जो कि बिल्कुल फ़िक्स्ड है। एग्ज़ामिनेशन हमारा जून के महीने में और दिसंबर के महीने में ही होता है। जैसे जी, हमारा एग्ज़ामिनेशन जो था वो दिसंबर का जब एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हुआ, हमने डेट शीट हमारा जून के लिए ऑलरेडी इशू हमने इश्यू किया है। हाँ, जी, पहली जून से हमारा एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो 6 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद हमारा एग्ज़ामिनेशन होता है। वो डिपेंड करता है प्रोग्राम पे। लाइक कुछ प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो सेमेस्टर बेस्ड ही है, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ईयरली प्रोग्राम्स हैं। कुछ जी। मास्टर्स प्रोग्राम है जो ईयरली प्रोग्राम्स है, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स है और डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो ईयरली प्रोग्राम्स है, तो वहाँ पर स्टूडेंट को साल के बाद ही अपीयर होना पड़ता है एग्ज़ामिनेशन में। लेकिन जी। हमारा जो एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो साल में 2 बार होता है, जून के महीने में और दिसंबर के महीने में। डॉक्टर साहब, अब इग्नू आपने कहा कि 300 कोर्सेज ऑफर करती है बाय एंड लार्ज, और जाहिर सी बात है कि लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए। तो इतना बड़ा नंबर स्टूडेंट्स का, और इसमें एरर्स एंड ओमिशंस जिसे हम कहते हैं, इसका होना ये एक फितरी अमर है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का अमला गलती करता है, लेकिन हो सकता है कि इतने लाखों स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनकी जो असाइनमेंट्स वो सबमिट करते हैं उसको मेंटेन करना, उसके मार्क्स को आगे लेकर जाके पहुंचाना, तो इसमें कहीं ना कहीं भूल चूक हो ही जाती होगी। तो इस अगर ऐसी कोई शिकायत आती है कि जी मैंने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है लेकिन कंसिडर नहीं हुआ है मेरे मार्क्स शीट में, तो ऐसे हालात में कैसे मैनेज करते हैं आप ये? देखिए, इग्नू का एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक मैकेनिज़्म है, जिसमें हमने हर एक कोर्स के लिए कोर्स कोऑर्डिनेटर रखा है। जी, तो हमारा जो सेटअप ऐसा है वो 3 टायर एक मैकेनिज़्म मैं कहूँगा, जिसमें स्टडी सेंटर पहले लेवल पे आता है, जहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस स्टूडेंट को होता है। उसके बाद रीजनल सेंटर आता है, रीजनल सेंटर्स के कुछ कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद है इग्नू हेडक्वार्टर। तो आपकी जी, बात सही है कि स्टूडेंट्स बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स का, ह्यूज नंबर है, एक 35 लाख। सो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर की मैं बात कहूँ तो पिछले एडमिशन साइकिल में हमारा 50,000 से ज़्यादा एडमिशन था। जी, तो आपकी बात सही है, लेकिन हमने उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है, एक ऐसा सिस्टम रखा है जो कि स्टूडेंट को हर एक लेवल पे सपोर्ट करता है। जैसे वो स्टडी सेंटर लेवल पे जो असाइनमेंट सबमिट करता है, वो स्टडी सेंटर हमें फॉरवर्ड करता है। तो अगर स्टडी सेंटर लेवल पे कोई इस तरीके का कोई डिले होता है, तो स्टूडेंट डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है रीजनल सेंटर को।
एग्जामिनेशन का जो मैकेनिज्म है, एग्जामिनेशन का जो इवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन है, ये हेडक्वार्टर से होता है, लेकिन हेडक्वार्टर ने भी इस सिस्टम को, इस मैकेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है रीजनल सेंटर्स में। जो हमने कुछ इवैल्यूएशन डिवीजन्स क्रिएट किए हैं रीजनल सेंटर्स के अंडर में, तो वो रीजनल सेंटर्स ही उन जो इवैल्यूएशन की एक्सरसाइज है, रिवैल्यूएशन की एक्सरसाइज है, वो उस चीज़ को देखते हैं। तो हमने ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रखा है अपना, जो कि डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट डिवीजन्स जो इग्नू हेडक्वार्टर में है, वो चाहे वो इवैल्यूएशन का पार्ट है, रिवैल्यूएशन का पार्ट है, असाइनमेंट का पार्ट है, तो उसके लिए डिफरेंट एक मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँ, हमने एक आईग्राम जो पोर्टल है वो भी रखा है स्टूडेंट्स के ग्रीवेंस के लिए। मे बी स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की जो ग्रीवेंस है, स्टडी सेंटर में एड्रेस नहीं हो पाई, रीजनल सेंटर में एड्रेस नहीं हो पाई, वो डायरेक्टली उस पोर्टल पे जाके अपनी जो क्वेरी है वो डाल सकता है। उस आईग्राम पोर्टल को 24 आवर्स हम मॉनिटर करते हैं, और उस आईग्राम पोर्टल में जो भी ग्रीवेंस होगी, सो विद इन 24 आवर्स उस रीजनल सेंटर्स को एड्रेस करनी होती है। बट कीपिंग इन व्यू कुछ मैकेनिज्म होता है, जैसे इवैल्यूएशन में कुछ टाइम लगता है, रिवैल्यूएशन में कुछ टाइम लगता है, तो वो टाइम एक स्टूडेंट को वेट करना है, उस टाइम के लिए वेट करना है ताकि उसकी जो ग्रीवेंस है वो एड्रेस हो पाए। जी डॉक्टर साहब, अब जब कोई भी स्टूडेंट इग्नू में एडमिशन करता है तो जाहिर सी बात है कि हर कोर्स के लिए एक फीस मुकर्रर है। तो ये जब स्टूडेंट्स की नॉलेज में आता है कि फीस कितनी रकम अदा करनी है, तो बहुत सारे गरीब हों या मफलूकुल हाल हों, पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, लेकिन तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि तालीम हासिल करें, तो वो फीस की रकम देखकर अपना इरादा तर्क करते हैं एडमिशन लेने का। क्या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कोई स्कॉलरशिप स्कीम है इग्नू में? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इग्नू का जो फीस है, किसी भी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी को आप ले लीजिए, उसके कंपैरिजन में इग्नू का जो फीस है, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम का है, डिप्लोमा प्रोग्राम का है, कोई डिग्री प्रोग्राम है, उसका फीस बहुत ही नॉमिनल है, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये कहता चलूँ, जो इग्नू है उसने एससी और एसटी पॉपुलेशन के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री रखी है। अगर कोई स्टूडेंट एससी या एसटी कैटेगरी से है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनका हमने एक लिस्ट बनाया है, जो कि हमारी रीजनल सेंटर श्रीनगर की वेबसाइट पे भी है, इग्नू की मेन वेबसाइट पे भी है। तो वो प्रोग्राम्स हम फ्री ऑफर करते हैं एससी और एसटी पॉपुलेशन को। उसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भी अवेल करते हैं, या जो पहाड़ी स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो भी स्कॉलरशिप्स अवेल करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, ये कुछ लेबर वो जो स्कॉलरशिप्स है, हम 2-3 महीने से इसमें लगे हुए हैं कि हमें हर दिन 300-400 जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स है वो इशू करनी पड़ती है, वो लेबर स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए। तो कोशिश यही है कि जहाँ पर भी स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, ताकि कोई भी फाइनेंशियल हेल्प जहाँ पर उसको हो सके, तो हम उसके लिए अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश है वो पहुँचाते हैं। जी डॉक्टर साहब, इग्नू से जिन भी स्टूडेंट्स ने या जिन भी लोगों ने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हासिल की हैं, बहुत सारे उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने बाद में नौकरी भी हासिल की है। कुछ प्राइवेट सेक्टर में गए और कुछ लोगों ने सरकारी नौकरियां हासिल की। तो साइंस की स्ट्रीम में जिन लोगों ने इग्नू से डिग्री हासिल की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, उन्हें बताया गया था यहाँ पे कि ये डिग्री वैलिड नहीं है, क्योंकि आपने कॉरस्पॉन्डेंस के मोड में ली है या डिस्टेंस मोड में ये डिग्री हासिल की है, तो डिस्टेंस मोड की डिग्री वैलिड नहीं है। आपने अभी कहा बातों में कि ये 1995 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत वजूद में आई है यूनिवर्सिटी। तो जब वजूद में आई पार्लियामेंट एक्ट के तहत, तो इसकी डिग्री वैलिड क्यों नहीं मानी जाएगी? नहीं, वैसी बात तो नहीं है। ये एक र्यूमर था जो रिसेंटली एमएससी एनवायरमेंटल साइंस प्रोग्राम के बारे में बेसिकली हुआ था, तो लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन जो थी वो भी हमने दे दी। बेसिकली इग्नू के जितने भी डिग्रीज है, जितने भी डिप्लोमास है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है, जितने भी प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं,
इग्नू को एग्जेम्प्ट किया गया है यूजीसी के एक सर्कुलर के तहत, जो कि यूजीसी ने इशू किया था फरवरी 2021 में, जिसको यूजीसी ने एग्जेम्प्ट किया था इग्नू को फ्रॉम जो यूजीसी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम रेगुलेशंस 2020 की है, जिसके तहत 2020-21 के बाद जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो एग्जाम किए गए उन रेगुलेशन से। दैट मीन्स कि जितने भी हमारे डिग्रीज है, डिप्लोमास है, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है, सो दे आर एट पार विद द कन्वेंशनल डिग्रीज एंड डिप्लोमास। मैं इसमें ये भी कहता चलूँ, रिसेंटली यूजीसी ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी डिग्रीज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में या ऑनलाइन लर्निंग में लर्नर्स हासिल करते हैं वो एट पार है विद द डिग्रीज ऑफ द कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज। एक तो ये सर्कुलर यूजीसी की तरफ से आया है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जितने भी हम डिग्रीज ऑफर करते हैं, जितने भी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंडर जितने भी मेंबर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी डिग्रीज, इग्नू की जो डिग्रीज है वो एट पार है विद एनी इंडियन यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और द अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है या कोई शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इग्नू की कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम वैलिड नहीं है। सो दे आर एट पार विद एनी अदर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी, एनी अदर कन्वेंशनल डिग्री जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज ऑफर करती है। जी तो डॉक्टर साहब, आपके जितने भी कोर्सेज हैं इग्नू के वो सब डिस्टेंस मोड के थ्रू कराए जाते हैं, लेकिन एक खबर और भी आई है कि अब ऑनलाइन मोड भी शुरू हो गया है इग्नू का। इसमें कितनी सदाकत है? क्या ऑनलाइन मोड के जरिए क्लासेस ली जाएंगी? यानी ये ऑनलाइन मोड जो है, एक तो आप इसकी वजाहत करेंगे और इसमें आप ये भी बताएंगे कि जो लोग डिस्टेंस मोड के जरिए डिग्रीज कर रहे हैं और जो लोग ऑनलाइन मोड के जरिए डिग्री करेंगे, उनकी डिग्रीज में कितना फर्क रहेगा, किसको ज्यादा फायदा रहेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो किस मीडियम के थ्रू, किस मोड के थ्रू एजुकेशन हासिल करना चाहता है। डिस्टेंस लर्निंग का एक अपना एक सेटअप है, तो ऑनलाइन का टोटली ऑनलाइन एक सेटअप है और एक ऑनलाइन मैकेनिज्म है। आजकल अब एजुकेशन जो है अब ऑनलाइन ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, तो उसमें इग्नू ने एक पहल की है। अब हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जो हम ओडीएल में ऑफर करते थे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में ऑफर करते थे, अब बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने ऑनलाइन में भी ऑफर करना शुरू किया है, जिसमें हमने 44 यानी कि 44 प्रोग्राम हमने ऑलरेडी ऑनलाइन ओएल मोड में हमने रखे हैं। तो ओएल मोड में जो एजुकेशन का जो सेटअप है उसमें चाहे वो काउंसलिंग है, चाहे वो असाइनमेंट सबमिशन है, चाहे वो प्रोजेक्ट सबमिशन है, चाहे वो एग्जामिनेशन है, वो कंप्लीटली ऑनलाइन होगा। तो डिस्टेंस लर्निंग में जो काउंसलिंग है वो फेस टू फेस भी हो सकती है, स्टडी सेंटर के थ्रू हो सकती है, जिसमें असाइनमेंट एक बच्चा जो है वो स्टडी सेंटर पे सबमिट कर सकता है, जिसमें एग्जामिनेशन जो है वो किसी कॉलेज में हो सकता है। तो इसमें डिफरेंस है, इसमें ऑनलाइन में और ओडीएल में तो काफ़ी डिफरेंस है। तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो उसको ऑनलाइन सूटेबल होगा या ओडीएल सूटेबल होगा। लेकिन जहाँ तक डिग्री का सवाल है, डिग्रीज दोनों वैलिड है, डिग्रीज दोनों एट पार है विद एनी डिग्री दैट इज बीइंग ऑफर्ड बाय एनी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी। तो ये स्टूडेंट की सहूलियत के लिए ये रखा गया है कि वो अपनी चॉइस चूज करे कि वो ऑनलाइन के जरिए लेना चाहता है एजुकेशन या डिस्टेंस मोड के जरिए। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो कोर्सेज के फीस हैं, एक स्टूडेंट जो सपोज किसी को कोई एक मखसूस कोर्स करता है डिस्टेंस मोड में और दूसरा स्टूडेंट वही कोर्स लेता है ऑनलाइन मोड चूज करता है, तो क्या इनके फीस में कोई फर्क है या फिर फीस भी सेम है? नहीं, फीस में फ़र्क है, फीस में फ़र्क है बिकॉज़ देखिए जब ओडीएल सिस्टम में है तो ओडीएल सिस्टम में उसको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, स्टडी सेंटर की फैसिलिटी मिलती है, उसको टीचिंग जो जिनको हम काउंसलिंग सेशंस बोलते हैं, वो काउंसलिंग सेशन उसको फेस टू फेस मिलते हैं। हमारे इग्नू के जो डिस्टेंस लर्निंग सेटअप में हम एक बच्चे को एक अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जो कि हम कहते हैं जो कि कन्वर्जेंस है, ये जो कि जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी का भी एक एक्सपीरियंस है और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी का भी एक्सपीरियंस है। इस हिसाब से कि संडे को वो जाता है स्टडी सेंटर पे तो उसकी काउंसलिंग भी होती है, तो उसका
अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो हमारे जो अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर्स है, जो कि 3000 से ज़्यादा अभी हमारे अप्रूव्ड एकेडमिक काउंसलर्स इग्नू में रीजनल सेंटर श्रीनगर के अंडर काम करते हैं, तो एक ह्यूज एम्प्लॉयमेंट उससे भी जनरेट होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये कि जो हमारे जो पार्ट टाइम स्टाफ है, जो हमारे कॉलेजेस में काम करते हैं, तो 3000 के करीब रीजनल सेंटर श्रीनगर के अंडर काम करते हैं, तो उनको फेस टू फेस एक एक्सपीरियंस होता है, उनको एक ह्यूमन टच मिलता है। तो डिस्टेंस लर्निंग में वो एक्सपीरियंस होने की वजह से, वो एक मैकेनिज्म एक हर एक स्टडी सेंटर पे होने की वजह से फीस कंपैरेटिवली ओडीएल में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन। जी डॉक्टर साहब, जी अब चूंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच रहा है, इस प्रोग्राम के दौरान आपने बहुत ही मुफीद जानकारी दी हमारे देखने वालों को, खासकर जो इग्नो के स्टूडेंट्स हैं इस वक्त या फिर जो एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन प्रोग्राम को रैप करने से पहले, अपने नाजरीन से विदा लेने से पहले, मैं चाहूँगा कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी कोई पैगाम अगर देना चाहते हैं तो वो दें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने ये एक मौका दिया कि जो अपने लर्नर्स हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उन तक बात पहुँचाने के लिए। तो मैं अपने लर्नर्स और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 2 तरीके के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो आम स्टूडेंट है और दूसरा एक जो लर्नर है, जो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहता है, अपनी नॉलेज एनहांस करना चाहता है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेन करना चाहता है। मैं अपने लर्नर्स के लिए ये बताता चलूँ कि इग्नू ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जो कि कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में या जो आपकी जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ है या रेगुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनमें आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने कहा, 300 से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स हैं, जो कि हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स है, हमारी जो अभी जो करंट जो रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से है, चाहे वो जर्नलिज्म के हवाले से है, डिजिटल मीडिया के हवाले से है, चाहे वो एग्री बिजनेस है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, उसके लिए इग्नू ने कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम्स है। जैसे चाहे वो स्मार्ट सिटी की हम बात करते हैं, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलेंगे, जो आपको आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको बढ़ाएँगे। अगर वो आप कोर्सेज़ ऑप्ट करते हो, तो उसके लिए हमने एक काउंसलिंग सेल भी अपने रीजनल सेंटर श्रीनगर में रखा है, तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है, तो उसको हम वो काउंसलिंग भी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी अपने लर्नर्स को कि वो जो इग्नू का जो प्रॉस्पेक्टस है 2023 का, जो कि जिसमें एक 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 बहुत बड़ा एक बास्केट है प्रोग्राम्स का। तो मैं यहाँ पर टाइम की कमी की वजह से सभी प्रोग्राम्स को नहीं पढ़ सकता हूँ या उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इग्नू का प्रॉस्पेक्टस देखिए, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के लिए है, जो कि आजकल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जो कि आपको आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। स्किल डेवलपमेंट है, वोकेशनल डेवलपमेंट है, उसमें जी एक अहम रोल अदा करते हैं। तो मैं चाहूँगा आप उस प्रोस्पेक्टस के थ्रू जाइए, अपना कोई कोर्स सेलेक्ट कीजिए और आपको घर बैठे ही ऑनलाइन आप वो एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही खूबसूरत बात आपने आखिर में बताई कि अगर कोई भी शख्स, कोई भी स्टूडेंट इस डिलेमा में है कि वो कौन सा कोर्स ले, उसको क्या करना चाहिए और डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो इग्नू के रीजनल सेंटर जाकर वहाँ पर काउंसलिंग भी अवेलेबल है और काउंसलिंग भी कराई जा सकती है अपनी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मैं सवाल पूछने ही वाला था कि क्या काउंसलिंग की कोई सहूलियत है, तो जो आपने बताया बहुत ही अच्छी बात। डॉक्टर साहब, बातें और भी करनी थी इग्नू के हवाले से, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने ये 45 मिनट तक अभी जो बातें की, बहुत ही मुफीद जानकारी पहुंचाई आज आपने हमारे देखने वालों तक। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ बात करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी, ये मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम अपने लर्नर्स तक पहुँचे, अपने अवाम तक पहुँचे और उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। जी, हमारी बहुत-बहुत कोशिश शुक्रिया। हमेशा यही रहती है कि हम
मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुफीद जानकारी अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। बहरहाल एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम फेस टू फेस के आज के शुमारे का वक्त यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। आज हमने बात की डॉक्टर शहनवाज मुख्तार साहब के साथ, जो रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नो कश्मीर के, और जो मुफीद जानकारी उन्होंने आप तक पहुंचाई, इस बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिए। हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल है, और ट्विटर पे हमारे सिस्टर कंसर्न कश्मीर क्लैरियन को सब्सक्राइब करना और हमारे इन प्रोग्राम्स को शेयर करना, कमेंट करें तो हमें ये ना भूलिएगा। फिलहाल प्रोग्राम के आज के शुमारे से अपने मेज़बान मुबश्शिर रफ़ाई और इस प्रोग्राम की पूरी बैकिंग टीम को इजाज़त दें। शब बख़ैर।